थोड़ा लास्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, तो दो बातें रह गई थी बताने की उसमें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर में अपन ने पूरे हर टाइप के सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीख लिए थे। दो बातें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताने की रह गई थी। एक बात तो यह है कि इधर आप जैसे गौर करके देखेंगे कि यहाँ सेट टू की बजाय में सेज टू लिखा हो, तो गोया रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में है, आई डू नॉट नो योर एड्रेस। तो डायरेक्ट ऐसे टाइप के सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल ये है कि जिस टेंस के अंदर में रिपोर्टिंग स्पीच रहती है उसी टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टेड स्पीच रहेगी, इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी। अभी तक हमने क्या करे, इसके हिसाब से अगर सेट था इसको पास्ट टेंस करें, लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में रहेगी, उसका पास्ट टेंस नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बात ये याद रखने की। दूसरी बात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझाने की रह गई थी कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ उसको पास्ट टेंस में नहीं लिखा जा सकता। चाहे टीचर पास्ट टेंस में बोल रहा हो, बोलने वाला ए जो बी से बात कर रहा है वो पास्ट टेंस में कर रहा है, लेकिन वो जो बात कर रहा है उसको पास्ट टेंस में नहीं लाया जा सकता। वो तो कयामत तक रहेगी, आखिर तक रहेगी, जब तक दुनिया है वो बातें। फॉर एग्जाम्पल, सूरज किधर से निकलता है ना और डूबता किधर है, ये कयामत तक रहेगा। ये अगर टीचर डायरेक्ट में पास्ट टेंस में बोलता है तो इनडायरेक्ट में वो सॉरी डायरेक्ट टीचर जो है यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, लेकिन ये जो सेइंग है यूनिवर्सल ट्रूथ है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। यानी देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वाज नहीं होगा। क्यों? तो ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी रहेगी। और इसको दूसरी एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा आपको कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गॉड इज वन। अब एक्चुअली गॉड इज वन हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो उसको पास्ट टेंस नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, जितनी सेइंग्स है, सेइंग्स है एस्टिजन टाइम्स इज नाइस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जितनी भी सेइंग्स है, अगर टीचर भले ही वो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसकी, लेकिन ये जो टीचर सेइंग कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। ये याद रखने की बात है। और एक बात, एक है बोलने वाला ही और एक है सुनने वाली हर। या बोलने वाला है टीचर, सुनने वाले हैं दे। तब हम यहाँ पर टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड सब लगाते हैं ना, खासतौर से असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम टोल्ड लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में अगर सुनने वाला कोई नहीं है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर में सुनने वाला नहीं है, सिर्फ बोलने वाला है, तो फिर सेट का सेट ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। समझ में आ ना? ये द टीचर सेड इतना ही है और इन्वर्ट कामा शुरू हो गया, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सेट का सेट ही रहेगा, इसको टोल्ड नहीं करेंगे। टोल्ड उस वक्त करेंगे जब सेट के साथ टू करके और फिर सुनने वाले का भी जिक्र है। कभी कभार ऐसा होता है कि सुनने वाला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है, सुनने वाला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर For example, the teacher said. अब किससे बात कर रहे हैं इसमें है क्या? लेकिन अगर उसने बोला रामू, अब ये हो गया बात करने वाले में आ गया, अब टोल्ड आ गया।
इनडायरेक्ट वैसा आएगा, द टीचर टोल्ड रामू, यानी रामू हालांकि ये रिपोर्टेड स्पीच में अंदर इंडोर्स है, लेकिन ये बाहर आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, बात क्लियर? हाँ। और अगर यहाँ रामू नहीं लिखा रहता तो उसको आप सेट का सेट भी रख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, टोल्ड करना जरूरी नहीं है। तो ये 3 बातें थी समझाने की जो सुबह रह गई थी, इसको आप नोट कर लिया ना, वो थोड़ा रिकॉर्ड तो आपको जरूरत नहीं नोट करने की, लेकिन समझ में आ गया आपके बारे में, दिमाग के अंदर बिठा लो ये बात। आज तो आपका जो एग्जामिनेशन हाल में आपका दिमाग जाएगा, ना ही मोबाइल जाएगा ना पेपर जाएगा। मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है बोर्ड के अंदर, है ना, ले जाने की इजाजत नहीं है सेंटर पे। तो ये बात आपको समझ में आ गया। फोटो लेना ले लो, ये इसकी भी ले लेना बताओ जी। अच्छा, अब एक बात क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके पेपर में पक्का आएंगे। वो पूछता ही है क्वेश्चन सेटर, उसके 4 आंसर दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको एक आंसर चूज करना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन टैग के बारे में समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन टैग किसको बोलते समझ लो आप, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दो। एक होता है फ्रेमिंग ऑफ WH क्वेश्चन, वो अलग है, और एक होता है एड ए क्वेश्चन टैग, एडिशन ऑफ क्वेश्चन टैग, ये बिल्कुल अलग है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर में आता है, फ्रेम ए WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन आंसर, ये अलग है। फॉर एग्जांपल, राजू बॉट, बाय का पास्ट टेंस है, खरीदा था। राजू बॉट टू रजिस्टर्स फ्रॉम सेंट्रल बुक डिपो on Sunday for his girl। राजू ने खरीदा था 2 रजिस्टर सेंट्रल बुक डिपो से संडे को अपनी लड़की के लिए। ठीक है, समझ में आएगा आपको? क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फ्रेम ए WH क्वेश्चन काय के लिए, टू गेट द अंडरलाइंड आंसर। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है बोर्ड में, अब मैंने अंडरलाइन कर दिया राजू को, है ना, नहीं पूरा सेंटेंस आएगा, who bought 2 registers from central book depot on Sunday for his girl, क्वेश्चन मार्क राइट। ठीक है, अब अगर इसको अंडरलाइन नहीं किया जाता है, इसको अंडरलाइन किया जाता है, आप बोलो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 रजिस्टर्स अंडरलाइन में, हाउ मेनी रजिस्टर में है बता रहा आपको मैं। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता, व्हाट डिड राजू बाय फ्रॉम सेंट्रल बुक डिपो ऑन संडे। अब इसका आंसर बनेगा 2 रजिस्टर। व्हाट डिड राजू बाय, व्हाट राजू व्हाट नहीं आएगा, व्हाट डिड राजू बाय, पूरा सेंटेंस रहेगा। ये जो अंडरलाइन है ये तो आंसर है, ये नहीं आने चाहिए क्वेश्चन। हाउ मेनी रजिस्टर बोलेंगे तो रजिस्टर आ गया, तो सही है कि व्हाट डिड राजू बाय, ये सही है। ठीक है, चलिए
तीसरा सेंट्रल बुक लिखो, वेयर फ्रॉम वेयर राजू बॉट। अब वो पूरा का पूरा वैसे जाएंगे, क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं, डब्ल्यू बदलते जा रहे हैं, डब्ल्यू बदलते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, होम फॉर, ठीक है ना, समझ में आया ना, अलग अलग हो रहा है वैन, लेकिन यहाँ डीड बाय है, वैन डीड राजू बाय 2 रजिस्टर्स। तो ये क्वेश्चन एक अलग है, और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का, एड ए क्वेश्चन टैग करके ब्रैकेट में आएगा। 4 क्वेश्चन अगर दिए, 4 आंसर दिए हुए रहेंगे तो चूज करेक्ट आंसर करके आएगा। तो क्वेश्चन टैग को थोड़ा सा समझ लो। देखो मैं कंसेप्ट पर क्लियर कर देता हूँ। हम लोग क्वेश्चन टैग का उपयोग अपनी बातचीत में करते हैं, लेकिन हमको इसका एहसास नहीं है। देखो मैं क्वेश्चन टैग लगा रहा हूँ, मैंने तुमको 2:30 बजे आने का बोला था, नेगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव, मैंने तुमको 2:30 बजे आने का बोला था, अफर्मेटिव है। अब मैं देखो एक क्वेश्चन टैग लगाऊंगा इसमें, मैंने तुमको 2:30 बजे आने का बोला था, नहीं बोला था क्या? अफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग नेगेटिव। मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने तुमको 2:30 बजे बोला था, नहीं बोला था क्या? समझ में आएगा? जब अफर्मेटिव का सेंटेंस रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। हम लोग अपने बोलते हैं बातचीत में, डेली बातचीत के अंदर क्वेश्चन टैग का उपयोग करते हैं। और अगर नेगेटिव बोलूंगा, मैंने तुमसे 1000 रुपये नहीं लिया था, लिया था क्या? ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने तुमसे 1000 रुपये नहीं लिया था, और क्वेश्चन टैग लिया था क्या? अब ये अफर्मेटिव हो, लिया था क्या, इसमें नॉट नहीं आ रहा। यानी नेगेटिव अगर आप सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, उसमें नॉट निकल जाएगा। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट मैंने क्लियर किया एग्जांपल देकर आपको। अब अपन देखते हैं इसको। हाँ, एक और बात ये कि अगर हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाना है, जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, I am not going there। इसका रूल यह है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस पेपर में लिखो, जब फुल स्टॉप में वहां कॉमा रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो वो हेल्पिंग वर्ब लिखो। उसके बाद इसमें नॉट है क्या, कहीं लिखा हुआ देखो, नॉट है तो फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं। फिर उठा के सब्जेक्ट को लिख दो, और उसके बाद क्वेश्चन टैग लगा बड़ा। समझ आ गया? कॉमा के बाद am I going there नहीं आएगा, हाँ? कॉमा के बाद सिर्फ am I आएगा बस। नॉट दिया हुआ है ना इसमें, नॉट am I going there कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा बोला आपको, देखो मैंने आपसे 1000 रुपये लिया था क्या, तो मैंने थोड़ा पूरा लिया था क्या, भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया था क्या, मैंने 1000 रुपये लिया था क्या, पूरे बोला मैं लिया था क्या, भाई कितने क्वेश्चन है। तो एम आई बस इतने, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव, कि ही वाज नॉट प्लेइंग, तो अपन ये फुल स्टॉप, फिर ये पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा। सॉरी मैंने अफर्मेटिव बनाया, ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग हॉकी, ठीक है, फुल स्टॉप। तो अपन क्या करेंगे, ही वाज प्लेइंग हॉकी, हम कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। आप देखेंगे कि इसमें नॉट है क्या, नॉट नहीं है, तो हम नॉट को इस तरह से लिखेंगे। नॉट को एनओटी पूरा नहीं लिखते हैं, एन अपॉस्ट्रोफी
कॉमा देते हैं और उसके बाद में टी। नॉट और सब्जेक्ट क्या है? ही। ये सब्जेक्ट को यहाँ पर रखो। ठीक है। अगर यहाँ ही नहीं है, कोई लड़के का नाम है, हरी वाज प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ हरी आएगा क्या? ही जाएगा। हाँ, इधर हरी वाज प्लेइंग हॉकी वाजंट ही जाएगा। लड़की है तो यानी शीतल का नाम है, शीतल वाज प्लेइंग हॉकी वाजंट शी जाएगा। ये कब है? जब हेल्पिंग वर्ब दिए हुए है। हेल्पिंग वर्ब दिए हुए है। अब देखो यहाँ भी टेंसेस की जरूरत पड़ेगी आपको। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए हुए रहते तो कैसे टेंस की जरूरत पड़ती है? अभी बता दो आपको, फोटो लेने की जरूरत नहीं ना। चलिए अब देखिए, अब अपन ये तो हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कानून से हटकर बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टीचर्स तक इसके अंदर में कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। मैं सेंट्रल इंडिया में पढ़ाता था पॉलिटेक्निक में, तो अंजुमन पॉलिटेक्निक कॉलेज में वैल्यूएशन और मॉडरेशन हो रहा था पेपर का, पूरे अपने विदर्भ का सारे पेपर वहाँ आए थे। वहाँ एक लेडी टीचर आई थी गढ़चिरौली की, उसमें क्वेश्चन आया था आई एम प्लेइंग खो-खो, ठीक है। आई एम ए कॉम्प्लान का मतलब एम के साथ नॉट नहीं था, तो इसके साथ क्वेश्चन टैग जो लगेगा वो मॉडल आंसर में दिया था आरंट आई। आरंट आई, आरंट आई। वो टीचर ने समझी के क्वेश्चन टैग अपना क्वेश्चन के मॉडल आंसर जो है इसमें गलत लिखा है, उसने सारे पेपर्स में बच्चों के नंबर काटे। मतलब बोलिए यहाँ पर एम नॉट आई होना था, एमंट आई। एमंट आई कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। स्पीकिंग में एंट आई बोलते हैं स्पीकिंग में, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग में आपको आरंट आई ही लिखना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी सी कानून से हटकर है, आई के साथ आर नहीं आया करता, लेकिन क्वेश्चन टैग में आता है। क्वेश्चन टैग में अगर आई के साथ एम लिखा हुआ है, या आई के साथ मतलब आई के साथ भी कोई भी सेंटेंस है, आई एम ए कॉम्प्लान बॉय, आई एम ए कॉम्प्लान गर्ल, अब कोई भी सेंटेंस है आई और एम लिखा हुआ है तो एमंट नहीं लिखते। एंट भी स्पीकिंग में बोलते हैं, इसमें नहीं लिखते। इसमें ग्रामर में आरंट आई ही आएगा। बस यही बात थोड़ी सी रूल से हटकर है क्वेश्चन टैग के आई के साथ में, मखसूस है, खास उसके लिए है। बाकी सब जगह जो हेल्पिंग वर्ब है वही, जैसा आई के साथ अपना, अगर यहाँ नॉट लगा, मैंने इससे पहले बताया ना आई एम नॉट प्लेइंग, तो फिर एम ही जाएगा, एम आई। लेकिन अगर आई इसमें नॉट नहीं लगा और अपने को नॉट लगाना है तो वो आरंट आई ही लगाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? इसको बस इसको याद रखना कि एम के साथ नॉट नहीं लगता, आरंट आई ही होगा। चलिए, ये तो वो क्वेश्चन टैग होगा जिसके अंदर में हेल्पिंग वर्ब है। बहुत सारे इसमें हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, है ना, हम क्वेश्चन बोलते हैं ना हैव यू कंप्लीट। अब इसके अंदर क्वेश्चन टैग कैसा जाएगा? यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू, या यू जैसे बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, हैवंट आई, हैवंट आई, है ना। ही हैज नॉट गॉन देयर, हैज ही, या he has gone there, hasn't he। they के साथ have, he she के साथ has, ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब का आपको मालूम है। तो हेल्पिंग वर्ब को आपको लगाने का है, नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, अगर नॉट है तो नॉट नहीं लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, क्वेश्चन टैग। अगर वहां लिखा हुआ है, फर्ज करो बॉयज एंड गर्ल्स will
बॉयज एंड गर्ल्स विल कम टुमारो, क्या लगेगा? दे आएगा। ये तो आएगा, ये वाक्य आपका अब word- विलंट कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, तो क्या लगेगा? विलंट कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। wouldn't- हाँ, wouldn't- वुडंट को भी शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ओंट दे, हाँ, ओंट दे। क्लियर हो गया? ओंट दे, हाँ, विलंट नहीं आता, विलंट नहीं आता। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दे आ जाएगा, वोंट हो गया, और नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे। लेकिन अगर यहां पर विल के साथ नॉट भी आ गया, फिर क्या होगा? will दे हो जाएगा। हाँ, फिर विल दे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? will दे। विल दे। ये जो है नॉट लगेगा तो फिर ये विल दे हो जाएगा, और नॉट नहीं लगेगा तो वोंट दे। won't दे। हो गया बात क्लियर? जी सर। बिटाऊं? ये क्वेश्चन टैग का एक उसूल ये हो गया कि आर एंड आई आएगा और विल एंड आएगा, वोंट आएगा। बिल्कुल, ये बात समझ में आ गया आपको? चलिए, अब अपन ऐसे क्वेश्चन टैग के सेंटेंस लिखेंगे जिसमें हैव और है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज प्ले क्रिकेट, गर्ल्स प्ले खो-खो। ठीक है? बॉयज प्ले क्रिकेट, गर्ल्स प्ले खो-खो। कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा? aren't they? हाँ, आर नहीं लगेगा। उसमें तो क्लियर नहीं है आपको। मैं अपने ट्यूशन में सबसे पहले एक चार्ट दिखाता हूँ, देखना ओलंपियाड के क्योंकि कोई भी रजिस्टर प्रोग्राम उसके अंदर देखना। आई ही शीट के साथ में हेल्पिंग वर्ब का पूरा चार्ट दिखाता हूँ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का। वो बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा कर रखा था, उसमें ये गलतियाँ नहीं होती। अब ये दे की जगह पर है, तो दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है क्वेश्चन में, वो कौन सा है? अपने टेंसेस करे थे ना, टेंसेस करे थे, तो अपन ने दे के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया था? क्वेश्चन में इंटरोगेटिव सेंटेंस में डीड पास्ट टेंस में लगाया था, ये प्रेजेंट टेंस है। टेंस नहीं चेंज कर सकते आप, देखो टेंसेस हर जगह आएंगे। You cannot change the tense in your answer. जैसा क्वेश्चन में टेंस है वही बोलो। यहाँ आएगा डू दे, सॉरी डोंट दे आएगा। डू इसलिए आएगा कि बॉयज अनेक वचन है, नॉट इसलिए लगेगा कि इसमें नॉट नहीं है, दे इसलिए लगेंगे बॉयज अनेक वचन। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना? लेकिन अगर यहाँ मैं लिख दूं गर्ल्स डोंट प्ले फुटबॉल, गर्ल्स डोंट प्ले फुटबॉल, तो फिर जो है यहाँ पर होगा डू दे। ठीक है, हेल्प वर्ब दिया हुआ, ये डू नॉट में हेल्प वर्ब दिया हुआ, नॉट लगा हुआ था, नॉट निकालना है। ये तो हो गया अनेक वचन की बात। अब अपन करेंगे बात सिंगल की, कि द बॉय प्लेज क्रिकेट, द बॉय प्लेज क्रिकेट, द गर्ल प्लेज द गर्ल्स
द गर्ल प्लेस खो-खो, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। द गर्ल प्लेस खो-खो, लड़की खास खास लड़की है, खास लड़की के बारे में, खास लड़के के बारे में बात हुई, ठीक है। है जाएगा, हैज नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अपने टेंसेस के अंदर में जो जैसा डू के साथ आप यहाँ डू लगा रहे ना, देखते जाओ इसके अंदर में आएगा, क्योंकि ये लड़का है, ये लड़की है, ही शी है, तो ही शी के साथ में डज आता है। यहाँ पर आएगा नॉट, डजंट ही। द बॉय, अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं सेंटेंस बदल देता हूँ। This boy plays cricket very well. लगाओ सेंटेंस, This boy plays cricket very well. अब आपको लगाना पड़ेगा This boy plays cricket very well. Doesn't he? ही शीट के साथ में प्रेजेंट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज। और यहाँ पर अगर पढ़ेंगे दिस गर्ल प्लेज खो-खो वेरी वेल, तो फिर अपन क्या करेंगे, दिस गर्ल प्लेज खो-खो वेरी वेल, यहाँ पर भी अपन doesn't he। अगर यहाँ पर नॉट लगा रहेगा तो कुछ जो हेल्पिंग वर्ब आई जाएगा वो निकालेंगे, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर अपने को ही शीट के साथ में डज लगाना पड़ेगा, और आई वी यू और दे के साथ प्रेजेंट टेंस में डू लगा, और नॉट लगा दो, डजंट और डोंट। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सिंपल टेंस, ये सिंपल टेंस है, आईएनजी भी नहीं लगा हुआ है, जरूरत भी नहीं है इसमें, मैंने टेंसेस पढ़ाया था तो मैंने बताया था, समझ में आई बात। चलिए मिटाओ इसको, हाँ ये बात समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर पास्ट टेंस कर देता हूँ, डिड हो जाएगा, तो ये डस का डिड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिडंट ही, डिडंट ही, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस आएगा तो आपको डिडंट का लगाना पड़ेगा। दे फेल्ड अगेन, दे फेल्ड अगेन, इस तरह से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, दे फेल्ड अगेन और डिडंट भी, ये पास्ट टेंस है, डिडंट दे। अब ये कोई भी ही शीट भी रहेगा तो डिडंट ही आएगा, ही शीट पे सिर्फ प्रेजेंट टेंस में डज आएगा ही शीट के साथ, बाकी पास्ट टेंस सबका डिड आता, सबके साथ हैड आता। अब परफेक्ट टेंस के अंदर में हैजंट ही, हैजंट शी, हैजंट इट, बाकी के साथ सबके साथ हैवंट इट, हैवंट दे, हैवंट आई, हैवंट यू, हैवंट वी, ठीक है ना। एग्जांपल डालने की जरूरत ही ना है, आप ध्यान में बैठ डालो, आप एग्जांपल आपके पास में कितना बहुत है। चलिए ये हो गया। अब ऑर्डर वाले जुमले जल्दी जल्दी शॉर्ट में पढ़ा दे रहा हूं। डू इट, क्वेश्चन टेन, ये डू हेल्प वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। डू इट, डोंट मूव, सिट डाउन प्लीज, इसमें सब में आप लिखो 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 और
ऑर्डर वाले सेंटेंस में आप विल यू लगा दीजिए। सब एक्चुअली सब्जेक्ट इसमें है छुपा हुआ यू, मैं ऑर्डर किसको करूंगा, सामने वाले को करूंगा। यू डोंट मूव योर हैंड्स, यू डोंट डू इट, यू डू इट। बात आई नहीं समझे? तो ये जो डू वर्ड है, सिट डाउन है, मैं किसको बोल रहा हूँ, यू सिट डाउन, यू तो छुपा हुआ है ना, तो उसको लाने का यहाँ विल यू, सब कुछ आते हैं। वॉन्ट यू भी ला सकते आप, वॉन्ट यू भी ला सकते, विल यू भी ला सकते, ऑर्डर वाले जुमला है, सिचुएशन देखकर, सिचुएशन देखकर। ऑर्डर वाले जुमलों के अंदर में क्वेश्चन टैग इस तरीके से लगता है, ठीक है। और क्वेश्चन टैग की कोई बात रह गई? प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस के अंदर में भी हो गया, ऑर्डर वाले भी जुमले हो गए। अगर ऐसा जुमला आया, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट देम गो, तो ये होगा लेट अस प्ले क्रिकेट शैल वी, आई और वी है तो शैल, और लेट देम गो, विल यू। आई और वी रहा तो लेट्स शैल वी, और ही शी इट और दे रहा थर्ड पर्सन है तो विल यू, ठीक है। सफिशिएंट क्वेश्चन टैग जो आपको पूछा जाएगा कंप्लीट रहेगा, घबराने का नहीं है, 4 आंसर रहेंगे, मिलते जुलते आंसर रहेंगे। रूल और रेगुलेशन ध्यान में रखने का है। आर एंड आई का भी आ सकता है, आपको पॉलिटेक्निक में तो खास तौर से पूछा था, आर एंड आई का भी आ सकता है। सिर्फ वही एक रूल रेगुलेशन से हटकर बात है क्वेश्चन टैग की, एम एंड आई एंड आई नहीं लगता, एंड आई स्पीकिंग में चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर में आर एंड आई ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन टैग।